नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और आज स्ट्रेट टॉक में इससे पहले कि मैं आपके सामने वो विषय रखूं, उसकी भूमिका आपके सामने पेश करूं, लेकिन उससे पहले उस भूमिका आज के इस विषय से जुड़ी जो हमारा विषय है एक्चुअली में उससे जुड़ी भूमिका के साथ साथ आप यूँ कह सकते हैं कि एक छोटी सी कहानी है जो आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर करूंगी। शायद आज के इस विषय को बताने से पहले उस कहानी को बताना ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप कह सकते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा का समय है। आज से लगभग 103 साल पहले की बात बताई जाती है। एक थी रंगीना गुहा। वो बचपन से ही काफ़ी होशियार थी और उनका सपना था कि बड़े होकर उन्हें कानून पढ़ना है और फिर उन्हें वकील भी बनना है। उनके जो फादर थे प्रिय मोहन गुहा, वो फौजदारी कानून के वकील थे और वकील साहब की 4 बेटियों में से एक थी रंगीना गुहा। कोइंसिडेंटली संयोग से आप कह सकते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में विधि विभाग की स्थापना जो 1909 में हुई थी, एमए करने के बाद सपना देखते देखते रंगीना जा पहुंची विधि विद्यालय और कानून पढ़ते पढ़ते एक दिन विधि स्नातक की सनद उनके हाथ में थी और अगले ही दिन रंगीना ने वकील बनने के लिए एक स्पेसिफिक जो फॉर्म होता है वो भरा और फिर फीस सरकारी खजाने में जमा भी करवा दी। फिर जून की एक दोपहर पोस्टमैन आया और अदालत की चिट्ठी पकड़ा गया उनके हाथों में। फिर चिट्ठी पढ़कर रंगीना काफ़ी हैरान थी और काफ़ी परेशान भी। चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें वकालत करने की जो परमिशन है वो नहीं मिल सकती है। पूछताछ करने पर एक सीनियर वकील थे, उन्होंने बताया कि महिलाएं कानून पढ़ सकती हैं लेकिन वो वकालत नहीं कर सकती हैं। फिर अदालत घूम कर आओ और एक भी महिला अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना। फिर रंगीना ने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। अगर ऐसा कोई वाकई कानून था भी या कानून है भी तो सरासर गलत है और गलत ये इसीलिए है कि आप पढ़ सकते हैं लेकिन वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक कश्मकश थी जो उसके दिमाग में घूमती रही। ये एक ऐसे कायदे कानून को चुनौती देने का उन्होंने मन बना लिया था और फिर अधिकार के लिए उन्होंने लड़ने का मन भी बना लिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ वकील बनना चाहती थी, संभव है कि अब देश की जो पहली महिला वकील हैं वो शायद मैं बन जाऊं। भारत की पहली महिला वकील चल उठी। हाई कोर्ट चलते चलते सारी रात जाकर याचिका तैयार की और फिर वो पहुंच गई हाई कोर्ट, जिनकी 5 न्यायमूर्तियों में से एल सैंडरसन जो मुख्य न्यायाधीश थे उस वक्त, आशुतोष मुखर्जी जो डब्ल्यू चित्ती, ट्यूनो और चौधरी के वो सामने बैठे हुए थे। ये जो 5 जजों की बेंच थी, रंगीना को याद आया आशुतोष मुखर्जी सर के बारे में। 2 साल पहले की जब बात थी, जब यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में वो मेन गेस्ट बनकर आए थे। डिग्रियां बांटने, शिक्षा, समाज, आमूलचूल बदलाव, इन सब पर उन्होंने बहुत ही शानदार स्पीच दिया था। रंगीना गुहा उस वक्त से उन्हें जानती थी। बताया जाता है कि आशुतोष मुखर्जी सर ने ही विश्वविद्यालय की जो एक सिंडिकेट में उस वक्त कहा था कि क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह कानून के कॉलेजेस खोलना आज के समय की मांग है। सुना जाता है कि उन सर का जो घर है वो हजारों किताबों से भरा हुआ था। बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे और 8 साल यानी कि 1906 से लेकर 14 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी वो रहे इन बिटवीन दिस टाइम। फिर सपनों की कश्ती पर सवार रंगीना को कभी किनारा दिखाई देने लगता तो कभी आशंका होती कि कहीं उसके जो सपने हैं वो राष्ट्रवादी विचारों और जो स्त्री विरोधी संस्कार थे उस वक्त उनकी भेंट ना चढ़ जाएं। रंगीना का पक्ष रखने के लिए अपने समय के प्रसिद्ध बैरिस्टर यार्डले नॉर्टन, पीके मजूमदार और एमएन कांजीलाल और बाबू मनमनाथन मुखर्जी सहित ये सब उस वक्त मौजूद थे। सवाल जवाब होते हैं, बहस होता है, तर्क वितर्क, इन सब के बाद न्यायमूर्ति ने उसी साल अगस्त बीतने से 2 दिन पहले एक लंबा चौड़ा फैसला रख दिया और फैसला रखकर सुना भी दिया। रंगीना को बस इतनी ही समझ में आया कि उस वक्त मर्दों के सिंगल बिजनेस में महिलाओं को वकील बनने का यानी कि उस पर घुसपैठ करने का जो हक है वो नहीं है। फिर
फैसले में तमाम कानूनी धाराओं का इतिहास, देसी विदेशी नजीर, हिंदू मुस्लिम बौद्ध धर्मशास्त्र, इन सबको मेंशन किया गया और सबने मिलकर सिद्ध कर दिया कि किसी भी देश काल में महिलाओं को वकालत करने का कभी कोई अधिकार था ही नहीं। शासकों की मंशा भी नहीं रही थी इस तरीके की कि इस कानून में भी साफ साफ लिखकर महिलाओं को भी शामिल कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। फिर न्यायमूर्ति वो यहाँ केवल कानून की व्याख्या कर सकते हैं, कानून बनाने का काम जो है वो सिर्फ विधायिका है। जस्टिस एंडरसन ने अपने फैसले में लिखा कि मेरे विचार से ये क्लियर है कि लेजिस्लेचर का इरादा किसी मान्यता प्राप्त मौजूद पेशे से निपटने का ही था, यानी कि उस समय तक वकीलों का गठन केवल पुरुषों के लिए किया गया था और इनसे केवल पुरुष ही संबंधित हो सकते थे, महिलाएं नहीं। फिर लॉ अंडर कंसिडरेशन के सब्जेक्ट मैटर जो थे वो लंबे समय यानी कि आप कह सकते हैं 80 साल से स्थापित और अच्छे तरीके से मान्यता प्राप्त पेशा केवल पुरुषों के लिए ही रहा है और अभी तक किसी भी महिला ने जो है उस वक्त अब इसी फील्ड में प्रवेश करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया था। इसीलिए एप्लीकेशन के संबंध में यही उत्तर होना चाहिए था कि कानून सुश्री रंगीना गुहा को सबऑर्डिनेट जस्टिस के वकील के रूप में नामांकित होने की हकदार नहीं है। केवल ये निर्धारित करना है कि कानून क्या है, यदि कोई परिवर्तन होना है तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर द्वारा ही किया जा सकता है। 5 साल बाद फिर एक और लड़की आती है जिनका नाम सुधांशु बाला बताया जाता है, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के विधि विभाग में दाखिला लिया। वो भी ख्वाब देखती रही रंगीना गुहा की तरह, कानून पढ़ने, वकील बनने का। फिर डिग्री मिलने के बाद लड़की ने वकील बनने के लिए फॉर्म भरा और फीस जमा करवा दी सरकारी खजाने में। इस बीच ना कानून बदला था और ना न्याय का नजरिया बदला था। प्रार्थना पत्र जो था वो सत्र न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय पहुंचा तो बेंच पर विराजमान थे न्यायमूर्ति डॉसन मिलर, बे मलिक और ज्वाला प्रसाद। चाहते तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से वो भी मना कर देते, लेकिन उन्हें लगा कि सार्वजनिक महत्व का कानूनी सवाल है कि क्या मौजूदा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए जो तमाम रूल्स हैं उसके अंडर महिलाओं को भी वकालत करने का अधिकार है। अब तक तो किसी महिला को वकील बनते देखा सुना नहीं गया था। खैर सुधांशु बाला को ये अवसर दिया गया कि वो अपना पक्ष अदालत के सामने रख सके। इतिहास लंबा रहा है, हालांकि बेहद पुरानी पीढ़ी थी जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया इस कहानी के माध्यम से, हालांकि पूरा नहीं किया, अभी बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी। रंगीना गुहा जो फर्स्ट फीमेल लॉयर थी, एडवोकेट थी, बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया बनने के लिए। लेकिन आज के इस विषय पर भूमिका बनाने के लिए जो मैंने ये छोटी सी कहानी आपके सामने रखी है, इतनी शायद काफी थी, हालांकि इसका लंबा चौड़ा इतिहास है जो मैं आपके सामने पूरा नहीं रख सकती थी। सवाल ये है कि न्यायपालिका में महिलाओं की जो भागीदारी है उसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियन इसे सिर्फ संयोग और नियति कहेंगे या फिर पितृसत्ता का षड्यंत्र। आज जो भूमिका मैंने तय की है इस कहानी के माध्यम से, उसके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हाल ही में, हालांकि अब स्थिति काफी बदल चुकी है, तो 103 साल पहले की बात मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन हालांकि अब काफी बदलाव आया, लेकिन फिर भी जब देश के पूर्व सीजीआई और आज के सीजीआई भी लगातार इस बात को दोहराते हैं कि आपको रोना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी, आवाज इस बात को उठानी होगी कि आपको भी इस फील्ड में रिजर्वेशन मिले, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी इस पूरे न्यायपालिका में आज भी बेहद कम है। और कम है तो उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं जो सिर्फ एक मेंटालिटी बन चुकी है और उस मेंटालिटी को सोचना, तोड़ना, उस पर मंथन करना आज के समय की जरूरत है। सीजीआई द्वारा हाल ही में 50% जो रिजर्वेशन है महिलाओं को देने की बात कही गई है न्यायपालिका में। फिर ये जो उन्होंने सलाह दी है उसके लिए उन्होंने महिलाओं को खुद आगे आने के लिए कहा है। फिर इसके बाद में मंथन शुरू हुआ, उसके बाद जब ये बात फिर से सीजीआई द्वारा कही गई तो तमाम जो हमारे देश की जो अभी फिलहाल भावी कहें एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिस भी इनफैक्ट कर रही हैं इस फील्ड में, उन सब के जो व्यूज भी सामने आए, उन सब के व्यूज भी मैं आपके सामने जरूर रखूंगी कि उनका क्या कुछ मानना है, किस कारण की वजह से आज हम देखते हैं कि न्यायपालिका में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बेहद आज हमें कम नजर आती है। तो इसके साथ ही आज हम न्यायपालिका में महिला आरक्षण की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां के भी एक्सपीरियंसेस मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। न्यायपालिका में महिला आरक्षण की जो सलाह सीजीआई द्वारा की गई है, आज स्ट्रेट टॉक उसी पर होगा। चलिए करते हैं शुरुआत आज की चर्चा की।
वैसे तो महिलाओं की जो हर फील्ड में भागीदारी है बहुत ज़रूरी है। समय काफ़ी बदल चुका है अब। और हालांकि ये मुझे कहने की ज़रूरत है भी नहीं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे ही हैं। लेकिन जहां तक बात न्यायपालिका में महिला आरक्षण की है, महिला आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरी आज हमें दूसरी चीज़ें जो है वो साफ नज़र आती हैं। जैसे कि एडवोकेट हम खुद कम देखते हैं कि महिलाएं बहुत कम होती हैं। और लेकिन एक कहीं एक सोच ऐसी बन चुकी है जिसको तोड़ना शायद डिफिकल्ट भी है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ये सोच भी जो है वो टूट जाए। सो अभी तक जो हम फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो अभी इस सिचुएशन को या तो इसे संयोग कहते हैं या तो वो उसे नियति कहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या हमें एक पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो अब तक की सोच रही है महिलाओं को लेकर, हर फील्ड में उनकी भागीदारी को लेकर, क्या हम उसे पितृसत्ता का एक षड्यंत्र कहेंगे? न्यायपालिका में महिला आरक्षण से जुड़े जो सवाल है वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की बात कर रहे थे, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की न्याय व्यवस्था को भारतीय भाषाओं में चलाने की वकालत की थी। और उन्होंने एक और कमाल की बात कह दी थी, और उन्होंने भारत की अदालत में महिला जजों की कमी पर राष्ट्र का ध्यान एक बार फिर से खींच दिया। और ये पहले के चीफ जस्टिस द्वारा भी किया जा चुका है। एन वी रमन्ना ने कहा कि भारत के सभी न्यायालयों के जजों में महिलाओं की 50% नियुक्तियां क्यों नहीं होती हैं? देश में कानून की पढ़ाई में महिलाओं को क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाता है? महिला वकीलों की संख्या पुरुष वकीलों के मुकाबले आज इतनी कम क्यों है? उनकी राय है कि देश की न्याय व्यवस्था में महिलाओं की ये कमी इसलिए है कि हजारों सालों से उन्हें जो है वो दबाया ही गया है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने अब डिमांड की है कि राज्य सरकारें और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इस गलती को सुधारने पर अब तुरंत ध्यान दे। यदि भारत के नेताओं और लोगों को ये बात ठीक से आज समझ में आ जाती है तो हमारी अदालतों की जो शक्ल है वो बदल जाएगी। और कोई भी जो एक याचिका करता है वो किसी एडवोकेट को हायर करने के लिए, या फिर कोई कहें जो जब एडवोकेट्स को हायर करने की बात आती है तो यूजुअली क्या होता है इंडिया में, मेंस को ही जो है सबसे पहले देखा जाता है कि वही हमारा वकील हो, एक मर्द ही जो है हमारा वकील हो। महिलाओं को उसके अपेक्षाकृत काफ़ी कम प्रायोरिटीज दी जाती है। हालांकि ऐसे बहुत कम ही केसेस, ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसपे हमने देखा कि अभी जो महिला एडवोकेट्स हैं वो हमें नज़र आई हों। अभी हम जब निर्भया के केस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि निर्भया के जो फैमिली थी उनका भी जो वकील था, उनकी जो वकील थी वो एक महिला वकील ही थी। बहुत ही ऐसे रेयर केस है जिसमें हमें इन महिलाओं की भागीदारी हमारी न्यायपालिका में मिलती है। और आज जब सीजेआई द्वारा ये डिमांड रखी जाती है तो इन सब पर हमारे आज की जो बड़ी एडवोकेट्स हैं उनका भी साफ तौर पर मानना है कि डेफिनेटली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अभी सही नहीं है। महिलाओं की भागीदारी की जो बात कही जाती है वो वाकई कम है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है तो इसे वो वेलकम स्टेप ही मानते हैं। इनका मानना है कि शायद अभी तक हमारी जो अदालतों की शक्ल है वो बदली नहीं है, लेकिन महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ये जो शक्ल है वो ज़रूर बदलेगी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में पहली बार एक महिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश बनने के जो अवसर हैं उसकी संभावना प्रबल हुई है। ये जानकारी के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगी क्योंकि आने वाले वक्त में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को ये अवसर जो है वो ईयर 2021 में मिलेगा, जब वो भी हमारे सामने एज वुमेन सीजीआई होंगी। ये एक तरीके का वेलकम सिनेरियो हमारे लिए होगा। कह सकते हैं कि सिचुएशन बदल रही है, लेकिन फिर भी जब इस तरीके की बार बार डिमांड्स रखी जाती है तो वाकई सवाल ये उठ खड़ा होता है कि महिलाओं की भागीदारी डेफिनेटली आज हर फील्ड में बढ़ रही है। न्यायपालिका में अभी भी जब महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वो अब बढ़ तो रही है लेकिन अभी भी कम है। और उसके पीछे जो रीजंस है ना वो बहुत ही इलॉजिकल रीजंस हैं। इसी की वजह से हम देखते हैं कि यदि कोई महिला वकालत करना भी चाहती हैं, उसके रास्ते में आए ऐसे बहुत ही व्यक्तिगत रीजंस हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि एक सोच ही लोगों की होती है जो उन्हें इस फील्ड में आने के लिए जो है वो मना कर देती है। खुद ही हतोत्साहित होकर वो इस फील्ड में आने के लिए जो है वो अपना मन
हटा लेती हैं। ऐसे बहुत से सारी रीजंस है जो मैं आपके सामने रखूंगी। हालांकि ये जो व्यूज़ हैं हमारी आज की जो महिला वकालतकर्ता हैं, जो वकालत करती हैं, एडवोकेट हैं, उनका भी यही मानना है कि ऐसे बहुत से ऐसे पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इस फील्ड में आने के लिए महिलाओं को कभी ना कभी ना करना ही पड़ता है। सो चलिए, आज जब हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका में से जुड़े जो सवाल हैं वो कौन से हैं, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं और चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हालांकि विदेशों में ये स्थिति इस वक्त कैसी है, वहां पर इस फील्ड में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कितना है, उन्हें किस नजरिए से वहां पर देखा जाता है, ये मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। सो आइए सवालों पर नजर डाल लेते हैं। न्यायपालिका में महिला आरक्षण पर हमारा पहला सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि 50% इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए? न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से क्या आपको लगता है कि लोगों का नजरिया जो है वो बदलेगा? हालांकि कुछ विरोधी भी हैं जो इस सलाह को, इस कहें बात को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक तरीके से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देगा। सवाल ये कि क्या ये आरक्षण एक निर्धारित समय के लिए ही होना चाहिए, ताकि कहीं एक रास्ता जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से खुल जाए, ताकि लोगों की जो एक मेंटालिटी है वो बदल जाए, हालांकि महिलाओं की मेंटालिटी है वो भी बदल जाए इस फील्ड में आने के लिए। एक निर्धारित समय की भी बात जो है वो की गई है। न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के आपको क्या लगता है कि बड़े कारण कौन से हैं? न्यायपालिका में 50% आरक्षण की सलाह, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपके निजी विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे। विदेशों की न्यायपालिका में महिलाओं की जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वहां पर स्थिति कैसी है, ये भी हम आपसे ही जरूर सुनना चाहेंगे। सो डू कॉल अस एंड बी अ पार्ट ऑफ द शो। आप अपने व्यूज हमारे साथ साझा कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। आज जब बात न्यायपालिका में महिला भागीदारी की हो रही है, महिला आरक्षण की हो रही है, सो आप इस सलाह को किस तरीके से देखते हैं? आपके अपने विचार क्या हैं? मैंने जैसे कहा कि स्थिति काफी बदली है और ये बार बार मैं रिपीट करूंगी भी, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट जब हम न्यायमूर्ति बीवी रागरत्ना को भी आने वाले समय में सीजीआई के तौर पर देखेंगे। एक वेलकम सिनेरियो हम सबके लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा। और डेफिनेटली इस सिचुएशन को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की जो एक सोच है और इस फील्ड में आने के लिए वो बिल्कुल भी कतराएंगी नहीं। ये उनके लिए भी एक रास्ता और चौड़ा होने जैसा होगा। हालांकि इसके साथ ही एक बार फिर न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है वो फिर से प्रकाश में आ चुका है। और हालांकि ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था, ये पहले भी रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे मुद्दों को जब बार बार उठाने की वकालत की जाती है तो फिर से वही सवाल उठ खड़े होते हैं कि ऐसा है क्यों, क्या बदलने की वाकई आज जरूरत है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने महिला वकीलों का दरअसल इन्वोकेशन किया था कि वो न्यायपालिका में 50% आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाएं। प्रधान न्यायाधीश ने इस मांग को अपना पूरा सपोर्ट जताया है और कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप रोएं, बल्कि आपको गुस्से के साथ चिल्लाना ही होगा और मांग करनी होगी कि हम 50% आरक्षण चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये हजारों सालों के दामन का एक विषय रहा है और महिलाओं को रिजर्वेशन का एक राइट है। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये अधिकार का विषय है, ये दया का विषय नहीं है। वो कहते हैं कि मैं देश के सभी विधि संस्थानों में महिलाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की मांग की पुरजोर सिफारिश और समर्थन करता हूं, ताकि वो न्यायपालिका में शामिल हो सके। सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं द्वारा 3 महिला न्यायाधीशों समेत नवनियुक्त 9 न्यायाधीशों के सम्मान में आयोजित ये कार्यक्रम था, जिसको एन वी रमन्ना एड्रेस कर रहे थे और कहा कि आप सब हंस रही हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको कभी रोना ना पड़े, बल्कि आप गुस्से के साथ चिल्लाएं और ये मांग उठाएं कि हमें 50% आरक्षण चाहिए। ये छोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि हजारों सालों के दमन का एक विषय रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में जो आपके सामने मैंने वो कहानी रखी थी रंगीना जी की, आप देख सकते हैं कि वो एक समय जो था वो कितना स्ट्रगल भरा रहा होगा, जब महिलाएं इस फील्ड में आने के लिए काफी आतुर थीं, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ये हजारों सालों के दमन का एक विषय रहा है
और शायद अब ये अब सुटेबल टाइम है जब न्यायपालिका में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व हो। और दुर्भाग्य की बात लेकिन ये है कि कुछ चीजें जो हैं वो बहुत देरी से शेप लेती हैं, और इस लक्ष्य की प्राप्ति होने पर उन्हें बहुत खुशी भी होगी जब ऐसा वाकई होगा। सो जस्टिस रमन्ना कहते हैं कि लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि 50% आरक्षण तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं की अनेक समस्याएं होती हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कानूनी पेशे में प्रवेश करते समय महिलाओं को आने वाली कठिनाइयों के बारे में वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि एक आज महिलाओं के लिए असहज माहौल जरूर है, बुनियादी सुविधाओं की कमी भी है, खचाखच भरे हमारे जो अदालत कक्ष हैं, वहां पर प्रसाधन गृहों की काफी ज्यादा कमी है, चैम्बर्स की काफी कमी है, बैठने की जगह तक नहीं होती है। और क्या हाल होते हैं ये बखूबी आप भी शायद जानते होंगे। जो कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं वो अभी भी मुद्दे ही बनकर रहे हुए हैं, बशर्ते आप देखते हैं कि जब महिला एडवोकेट्स हैं सो उनके लिए चैम्बर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। हम जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हों, चाहे वो नीची अदालतें हों, उन सब में भी जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। आप कह सकते हैं कि शौचालय तक नहीं हैं। सो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डराती हैं। सो ये मुद्दे जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, हालांकि इन पर ज़्यादा सोचा नहीं जाता है, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें जब उठती हैं, सो सवाल ये जब उठता है कि न्यायपालिका में महिला आरक्षण ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन को तो खत्म करने की बात हमेशा कही जाती है देश में, लेकिन कहते हैं कि एक जो ऐसा तबका जिसे आगे आने की ज़रूरत है, कुछ वजहों से वो पीछे रह जाते हैं, सो उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। हालांकि टैलेंट के बेस पर भी आगे आना एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि जो ऐसे तबके के लोग जिन्हें आगे आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, सो रिजर्वेशन उनके लिए होता है। ठीक ऐसे ही न्यायपालिका भी एक ऐसी फील्ड रही है जहां पर महिलाओं की भागीदारी शुरू से ही काफ़ी कम है और आज भी कम है। सो भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरीके की डिमांड उठ खड़ी है। अगर यहाँ पर मैं आंकड़ों की बात करती हूँ, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आंकड़े कहते क्या हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में इस समय 34 जज हैं और उसमें से सिर्फ 4 महिलाएं हैं, और अभी तक सिर्फ 11 महिलाएं इस अदालत में जज बन सकी हैं। हम छोटी अदालतों की बात करें, वहां पर महिला जजों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वो भी 30% से ज्यादा नहीं है। तो इस टाइम देश की अदालतों में कुल मिलाकर 667 जज हैं और इनमें से महिला जज सिर्फ 81 हैं, यानी कि सिर्फ 12% प्रदेशों में उच्च न्यायालयों में 1098 जज होने चाहिए, लेकिन 465 जो डेजिग्नेशन हैं, जो कुर्सियां हैं, वो अभी खाली पड़ी हैं। सो इन पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता आखिर क्यों नहीं दी जाती है, सवाल ये बना हुआ है, जिस पर चाहेंगे अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यायपालिका में महिला आरक्षण की बात आज हो रही है, और ब्रेक में जाने से पहले हमने एक आंकड़े की बात की थी कि महिलाओं की इसमें भागीदारी जो है वो आज भी सिर्फ 12% ही आंकी जाती है। सो महिलाओं को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? देखिए, बात जब रिजर्वेशन की आती है, मैं ओवरऑल रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि अयोग्य को योग्य मान लिया जाए। सो सेम एज इस फील्ड में भी है कि प्राथमिकता देने का मतलब ये कतई नहीं है कि अयोग्य को भी योग्य मान लिया जाए। अब महिलाओं को या किसी को भी जो 50% आरक्षण जिन्हें मिले, उसमें योग्यता की शर्त आज मैंडेटरी ही होनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो व्हाट वी सी के देश के वकीलों में सुयोग्य महिलाओं की कमी इससे नहीं होगी यदि 50% उन्हें आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश के 17 लाख वकीलों में मुश्किल से 15% महिलाएं भी हैं। अब राज्यों के वकील संघों में उनकी जो एक मेंबरशिप है वो सिर्फ 2% है, और भारत की बार काउंसिल में एक भी महिला इस वक्त नहीं है। सो देश में कुल मिलाकर 60,000 अदालतें हैं, लेकिन लगभग 15,000 में महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। सो हमारे इस पुरुष प्रधान देश की तुलना जरा जब हम करें यूरोप के देश आइसलैंड से, वहां पर संसद के चुनाव में 63 सांसदों में 33 महिलाएं चुनी गई हैं, यानी कि 52%, और वहां की जो पीएम है वो भी महिला हैं। उसके बाद पड़ोसी देश स्वीडन की संसद में 47% महिलाएं हैं, और अफ्रीका के रवांडा में भी 61% हैं।
दुनिया के कई छोटे मोटे और पिछड़े हुए देशों में भी उनकी संसद में भारत के मुकाबले ज्यादा महिलाएं हैं। भारत गर्व कर सकता है कि उसके राष्ट्रपति, पीएम और लोकसभा अध्यक्ष पद पर महिलाएं रह चुकी हैं। लेकिन देश के मंत्रिमंडलों, संसद, अदालतों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, ये आवाज अब जोरों से उठनी ही चाहिए। हम देखते हैं कि मेन विमेन की जब हम बिगिनिंग ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे राजनीतिक दल भी आखिर क्यों नहीं करते हैं, एक बड़ा सवाल है। न्यायपालिका में विमेन्स के प्रतिनिधित्व की स्थिति की आज जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, उनकी नियुक्ति जो है वो ईयर 1989 में सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने के 39 वर्षों बाद हुई थी। और तब से अब तक केवल 10 महिलाएं ही शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट की गई। हाई कोर्ट्स में भी महिला न्यायाधीशों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अधिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ओवरऑल हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों में भी उच्च जो महिला न्यायाधीश हैं उनकी संख्या आज मात्र आप कह सकते हैं 10 से 11% ही है। और 5 उच्च न्यायालयों जैसे कि पटना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड, यहाँ पर भी कभी भी किसी महिला ने न्यायाधीश के रूप में अभी तक अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं, जबकि 6 अन्य राज्यों में उनकी जो हिस्सेदारी है वो 10% से भी कम थी। और इसी तरीके से मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का जो प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत एक वक्त में अधिक था। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निचली अदालतों में कुछ बेहतर रहा है, जहां साल 2017 तक न्यायाधीशों के 28% महिलाएं इसमें शामिल थी। हालांकि बिहार, झारखंड, गुजरात में अभी भी उनकी जो संख्या है वो काफी कम ही नजर आती है, 15 से 20% ये नजर आती हैं। रीजन ये है कि महिलाओं के कम रिप्रेजेंटेशन की जब हम कारणों की बात करते हैं, ये आखिर है क्या? इसी पर देश की जो तमाम बड़ी एडवोकेट्स हैं जिन्होंने काफी बड़े केसेस लड़े हैं, उनका इस पर अपने अपने जो ओपिनियन सामने आए। और हम देखते हैं कि उनके कुछ कारणों में से पहला एक सबसे बड़ा कारण था एक अपार कॉलेजियम प्रणाली। प्रवेश परीक्षा के जरिए भर्ती की जो एक पद्धति होती है उसके कारण ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो प्रवेश स्तर पर निचली न्यायपालिका में ही एंट्री करती हैं। हालांकि हाई कोर्ट्स में एक कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित होती है जो ज्यादा से ज्यादा ओपेक है और इसीलिए प्रेजुडिस प्रेजेंट करने की अधिक संभावना उसमें दिखती है। लेकिन वहां पर महिलाएं जो हैं वो ज्यादा उसको फॉलो नहीं करती हैं, वो निचली अदालतों की ओर ज्यादा रुख करती हैं पहले। फिर उसके बाद कारण में से एक कारण ये भी है कि महिला आरक्षण का अभाव, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिए एक आरक्षण नीति का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट्स में ये अवसर आज मौजूद नहीं है। फिर कारणों में से एक कारण ये भी है कि महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा संभवतः उन कई कारकों में से एक है जो अधिकाधिक महिलाओं को इस प्रणाली में प्रवेश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे और सुविधाएं प्रदान करे। जिन राज्यों में अन्य सहायक कारक पर्याप्त रूप से मौजूद हैं, वहां पर महिलाओं का जो कोटा है वो संभवतः लैंगिक प्रतिनिधित्व में डिफरेंसेस को पाटने में हेल्प आउट करता है। दिक्कत यह है कि संसद और राज्य विधानसभाओं तक में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ है। बावजूद इसके सभी प्रमुख राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करते आए हैं, लेकिन सवाल है कि अभी तक फिर इंप्लीमेंट हुआ क्यों नहीं। फिर सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक उत्तरदायित्व। ये तो आप देख लिए हर फील्ड में जब आप जाएंगे वहां पर हम देखेंगे कि जब वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, उनकी भागीदारी की बात आती है, तो सबसे एक बड़ा जो कारक होता है वो पारिवारिक उत्तरदायित्व ही होता है। अब हम देखते हैं कि आयु और पारिवारिक उत्तरदायित्व, ये तमाम ऐसे कारक हैं जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज से हाई कोर्ट्स में महिला न्यायाधीशों की प्रमोशन को प्रभावित करते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। महिलाओं की एक बड़ी संख्या न्यायाधीश के रूप में सेवा में बहुत देर से शामिल होती है, जिससे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालयों तक पहुंच सकने की जो उनकी संभावना है वो धूमिल हो जाती है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि जो प्रैक्टिस कर रही होती हैं महिला इस फील्ड में, उनका भी जो रुख है वो ज्यादातर निचली अदालतों की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि वो खुद मानती हैं कि ऊपर ज्यादा ऊपर वो रुख करेंगी, उसको फॉलो करेंगी तो उनके लिए ये इतना बहुत मुश्किल रहेगा।
सो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो हालांकि उनके लिए डिफ़िकल्ट ही लगता है। अब डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, एक सोच बन चुकी है। सो निचली अदालतों का रुख करना, बड़ी अदालतों हाई कोर्ट्स की ओर रुख करना, सुप्रीम कोर्ट्स की ओर रुख करना, वहां तक पहुंचने की जो उनकी संभावना है वो धूमिल हो जाती है। क्यों धूमिल हो जाती है? एक आयु और दूसरा पारिवारिक जिम्मेदारियां। सो इसके साथ ही हम देखते हैं कि कई महिलाएं जो है वो एक न्यायाधीश के रूप में अपने विकास पर फोकस ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सेवा में आने के बाद उनका जो ध्यान है वो अपने परिवारों की ओर ज्यादा फोकस हो जाता है। फिर उसके बाद एक और कारण है, वो है लिटिगेशन के फील्ड में महिलाओं की पर्याप्त संख्या का एक बड़ा अभाव। चूंकि बार से बेंच में प्रमोट किए गए एडवोकेट्स हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के एक महत्वपूर्ण अनुपात का निर्माण करते हैं, अब महिलाएं यहां भी पीछे रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि विमेन एडवोकेट्स की संख्या अभी बहुत कम है, जिससे ये समूह छोटा रह जाता है और जिससे महिला न्यायाधीश जो है वो चुनी जा सकती हैं, जबकि कानूनी पेशे से संबंधित महिलाओं की संख्या पर कोई आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। साल 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देश में सभी नॉमिनेटेड एडवोकेट्स में महिलाओं की संख्या मात्र 12 से 15% है और पिछले 70 सालों के दौरान उच्च न्यायालयों या फिर सुप्रीम कोर्ट्स में भी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का कोई एक एक बड़ा स्टेप उठाया नहीं गया है, एक गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 50% महिलाएं हैं, जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, और बार और न्यायिक सेवाओं में महिलाओं की एक बड़ी संख्या पदोन्नति के लिए ही उपलब्ध है, प्रमोशंस के लिए ही उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी महिला न्यायाधीशों की संख्या आज भी हम कम ही देखते हैं। जहां तक बात हाई कोर्ट्स की है, उच्च महिला प्रतिनिधित्व की है, जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो अधिकाधिक महिलाओं को न्याय प्राप्त करने हेतु प्रेरणा, महिला न्यायाधीशों की अधिक संख्या और उनकी अधिक दृश्यता अधिकाधिक महिलाओं को न्याय प्राप्त करने और अपने अधिकार पाने के लिए ही इन न्यायालयों तक पहुंचने हेतु प्रेरित कर सकता है। हालांकि ये बात सभी मामलों में लागू नहीं होती है, लेकिन न्यायाधीश का भी महिला होना महिलावादी की को अधिक साहस प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि वो वक्त हमें 2027 में जरूर देखने को मिलेगा जब एक महिला को भी हम सीजीआई के तौर पर देखेंगे। लेकिन चाहेंगे कि आप इस पर आज के हमारे इस विषय पर अपने व्यूज आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी की बात, डेफिनेटली एक डाइवर्सिटी जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले वक्त में स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस के लिए ऑल्टरनेटिव और इंक्लूसिव अप्रोच जो है वो जरूर लेकर आएगी। दैट्स द रीजन कि आज अब फिर से इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाने लगा है। जहां तक बात हम जुडिशियल रैशनैलिटी की करते हैं, इसमें भी वृद्धि होने की बात कही जाती है। देखिए, न्यायिक विविधता में वृद्धि विभिन्न सामाजिक संदर्भों और एक्सपीरियंसेस को शामिल करने और रिएक्शन देने के लिए होती है। जुडिशियल रैशनैलिटी की क्षमता को समृद्ध और सुदृढ़ करती है। ये महिलाओं और हाशिए पर स्थित समूहों की आवश्यकताओं के प्रति न्याय क्षेत्र की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें सुधार ला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट में परिवर्तन अगर वाकई ये होता है तो माना जा रहा है कि एक पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है वो इसे जरूर बदलेगा, क्योंकि ये समय की मांग है, आवश्यकता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में भी प्रमोट होने वालों के नामों की अनुशंसा और अनुमोदन में पितृसत्तात्मक मानसिकता को दूर किया जाए। जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। सर, आप एक बार फिर से आप हमें कॉल कीजिएगा। सतीश चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी उनके साथ जो है वो न्याय नहीं हो सकता है। ये एक सुटेबल टाइम है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका रखने वाले जो लोग हैं वो न्यायपालिका में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को आज समझें। वास्तव में उच्च न्यायपालिका में भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की तरह योग्यता से कोई समझौता किए बिना
महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च न्यायालयों में 40% से अधिक रिक्तियां इस वक्त हैं और इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की कमी को दूर किया जा सकता है और ये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम भी है और न्यायपालिका में अधिक सामाजिक और लैंगिक सद्भाव को ये अवसर भी देगा। तो इस दिशा में आगे बढ़ाया गया कोई भी जो कदम है वो समाज के लिए एक स्टैंडर्ड बनेगा, जहां अधिकाधिक छात्राएं आगे आएंगी और डेफिनेटली कानून को पेशे के रूप में जरूर चुनेंगी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार कीर्ति जी। देखिए, आज से पहले भारत में अगर आप पिछली कुछ दशक देख लें तो उस वक्त हमारे भारत में खास तौर पे स्त्रियों के लिए 3 फैक्टर्स ऐसे थे जो इनके विरुद्ध में जाते थे। सबसे पहला, जब भारत आजाद नहीं था उस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो था कंट्री का वो इनको सपोर्ट नहीं करता था। फिर सोशल पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से, पुरुष प्रधान सोसाइटी होने की वजह से हम वहां पे महिलाओं को सम्मान देते लेकिन विश्वास नहीं करते। ये एक बड़ी बात थी, सम्मान देना और विश्वास करना, इसमें अंतर है। इस कारण से भी वो जो थी अपना, उनको जो चांस था, जो अपना महिलाएं थी उनको खास तौर पे न्याय प्रणाली में आने का चांस बहुत कम मिलता था। तीसरी बात जी, उस वक्त एक दूसरा सोशल फैक्टर ये था महिलाओं की शिक्षा। अगर गांव के जहाँ पे कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है वहां पे देखिए कोई शिक्षा के साधन भी नहीं थे। शहरों में ही केवल शिक्षा थी और शहरों की भी शिक्षा में जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनको आगे जाने का चांस ही नहीं मिलता था, बहुत कम चांस मिलता था। जी ये बातें हुई एक तरफ। आज भारत हमारा जाग उठा है, वो जो अज्ञानता की धुंध है वो छटती चली जा रही है। वो कैसे? आज एक शब्द है वहां पे, वो है वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये जो है हमारे भारत की नारी शक्ति को अपनी शक्ति का एहसास हो गया है, अपनी शक्ति का एहसास हो गया, अपने हक का एहसास हो गया और ये भी एहसास हो गया कि हमारी कला की, हमारे गुणों की, हमारी शक्तियों की समाज को जरूरत है। और आज तो गीत जी बकायदा अब अंकों में लिखा जाता है कि यहाँ पे 50% सीटें महिलाओं के लिए हैं, लेकिन उन 50 में से 80% खाली हैं। तो गीत जी आज महिलाओं को जो है आगे का मार्ग दिखने लग गया है। उस मार्ग पे चलने के लिए उनके पास शक्ति है, अपना विश्वास, आत्मविश्वास है, एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं। एम्पावरमेंट के साथ दूसरा ये भी है, एजुकेशन भी है। जी इनकी वजह से आज हमारी जो इस वक्त जो पीढ़ी है भारत में महिलाओं की, वो बिल्कुल आगे न्यायपालिका में बराबर की जिम्मेवारियां लेने के लिए सक्षम है और तैयार है। अब सिर्फ समय की बात है। एक अंतर जो सबसे बड़ा है वहां पे हमारे भारत का और ये जिस देश में मैं रहता हूँ अमेरिका का, कि जी यहाँ पे जजेस की सिलेक्शन नहीं होती, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। हर 2 साल बाद म्यूनिसिपैलिटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट के ये जब इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस में एक पूरा पेज, उसमें 16 से लेके 18 तक नाम होते हैं उन कैंडिडेट्स के जो कि अलग अलग कोर्ट्स में अपना जजशिप के लिए या मजिस्ट्रेटशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सारी जनता जो है ओपनली उनको वोट करती है और इलेक्शन से 1 महीना पहले ये सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये अपनी बकायदा कन्वेंसिंग करते हैं। लोग इनसे बात करते हैं, इनकी शक्ल देखते हैं, इनकी फोटो देखते हैं, इनकी अचीवमेंट्स देखते हैं। और गीत जी ये वो लोग आते हैं इलेक्शन में जिनको यहाँ की लोकल बार काउंसिल रिकमेंड करती है। तो देखिए पीयर रिकमेंडेशन ही लेके वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी। आप जब कहते हो कि मुझे चंडीगढ़ बार काउंसिल की तरफ से भेजा गया है, जी आपके देख लीजिए चांसेस वहीं उस वक्त जो है बिल्कुल
एट पार हैं। इस आसमान में जहां तक कोई दूसरा मर्द है उसी तरह आपका वहां पे जो है स्टेटस है। तो ये एक इक्वालिटी है यहाँ के सिस्टम में, और वो इक्वालिटी लिखत में नहीं है, ये ओपन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज आपने एलएलएम की हुई है और बार की आपको रिकमेंडेशन है, कोई आपका नॉमिनेशन रोक ही नहीं सकता। उसके बाद जी यहाँ पे लोगों में एक बड़ी खास बात है जो भारत में भी अब मैंने देखनी शुरू की है पिछले 10 सालों में। जिस वक्त पे किसी पोजीशन के लिए लोग देखते हैं कि एक फीमेल है एक मेल है, लोग कहते हैं, लोगों का यहाँ पे विश्वास जो है वो महिलाओं में ज्यादा है। यहाँ पे बड़ी एक खुशी होती है देख के, और मैं कहता हूँ ये बात मेरे भारत में भी सभी को पता होनी चाहिए कि गीत जी यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स महिलाएं, यहाँ पे ट्रैफिक कोर्ट्स महिलाएं, बॉन्ड कोर्ट्स महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट तक देख लीजिए अब आपके सामने यहाँ पे महिलाएं हैं, उतनी प्रतिशत में नहीं है जितनी होनी चाहिए। इनकी बाकी सीटें खाली हैं, लेकिन गीती जो सीटें खाली हैं वो पॉलिटिकल बिकरिंग की वजह से खाली हैं। वो इसलिए खाली नहीं है कि उनके पास महिलाएं कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने महिलाएं कैंडिडेट्स भी जजशिप के लिए जाते हैं ऊपर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के, उनको सेनेट के सामने जाना पड़ता है। तो इसलिए वहां पे उनको एक पॉलिटिकल पार्टी पहले रिकमेंड करती है, तो तब वो सेनेट के सामने जाती हैं। तो इनकी बड़ी सीवियर सिलेक्शन है वहां पे। उस सिलेक्शन में मैं फिर वही बात कहूंगा, चांसेस आर इक्वल एंड फेयर टू एवरीवन। आज देखिए जो यंगेस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट की, वो गीजी एक महिला ही है। अब मैं भारत में आता हूँ, मुझे जैसी समझ में आया है, मुझे थोड़ा ही ज्ञान है इस बात का, इस वक्त जो भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, मुझे सुनने में आया है आने वाले कुछ ही सालों में 5-10 सालों में ही भारत की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एक महिला बन सकती है। वो इस वक्त इन लाइन है, सीनियरिटी में है, उनकी योग्यता है, वो अपनी योग्यता से उस स्थान पे पहुंची है जहां पे दुनिया की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजेस पहुंचते हैं। तो जी आज हमारी जो एम्पावर्ड वुमेन है, ये एजुकेटेड वुमेन है, इनको बस सिर्फ एक थर्ड ई की जरूरत है, वो है एक्सपोजर। कि जैसे मैंने आपसे बात की, आपने मेरे को सवाल किया भी तू जहां रहता है वहां तुम्हारी कैसी न्याय प्रणाली है, तो जी मैंने आपके सम्मुख ये बात रख दी कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं, यहाँ इलेक्शन होती है। लेकिन जो लेडीज यहाँ पे अपना न्याय पर अपनी डिग्री करती हैं, एलएलबी एलएलएम, वो गीजी अगर कोर्ट में नहीं जा सकती तो वो प्राइवेट जॉब्स कर लेती है, प्राइवेट कंपनियों में लीगल एडवाइजर्स बनती है, काउंसलर्स बनती हैं। तो आज भारत जाग गया है, हमारे पास योग्य महिलाएं हैं और उनके सामने जो उनके लिए पद है, उनके लिए स्थान है। और मैं समझता हूं इस वक्त भारत के जो पुरुष हैं उनको स्वागत करना चाहिए इस बात का कि हम महिलाएं जो हैं वो सशक्त हैं, उनको पूजना कम करो, उनके ऊपर विश्वास ज्यादा करो। धन्यवाद जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच सर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। विश्वास की बात उन्होंने की है, इसी की सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, हालांकि अब समय कम है। याचिका दाखिल करने वालों में से जानना चाहा गया था कि आखिर किस बात ने उन्हें याचिका दाखिल करने के लिए प्रेरित किया। सो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा याचिका जो करता है, उन्होंने पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने शामिल याचिकाकर्ताओं में शामिल होने से कहा कि ये मुद्दा उठाने में काफी देर हो चुकी है। आबादी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है वो करीब 50-50% है। सो ये हमारी उच्च न्यायिक व्यवस्था में भी दिखना चाहिए। लैंगिक स्तर पर समानता होनी चाहिए, डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए। पहले ही भी मुद्दा उठाया गया और इस बार भी हम लोग उठा रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए। सो रिटायर्ड जस्टिस सुजाता मनोहर पहले भी केरल हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रही हैं। सो उनके मुताबिक समस्या की जड़ काफी गहरे तक है। सो ये एक दुष्चक्र जैसी सिचुएशन है। पहले भी हमारे पास बड़ी संख्या में प्रैक्टिस करने वाली अच्छी महिलाएं वकील नहीं है। सो ये हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए जरूरी है। सो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ही सुप्रीम कोर्ट में होती है। ऐसे में अगर हमारे पास हाई कोर्ट में अच्छी महिला न्यायाधीश ही नहीं है, सो सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व बेहतर
कभी नहीं हो सकता है। सो एक दुष्चक्र बन चुका और दुष्चक्र में जैसा यहाँ पर जिक्र किया गया है विश्वास की कमी होना। याचिकाकर्ताओं से भी जब पूछा गया कि वो क्या देखकर जो है याचिका दाखिल करते हैं, तो सबसे पहले उनका यही मानना होता है कि उनके सामने एक पुरुष एडवोकेट होता है जिस पर वो विश्वास ज्यादा करते हैं। सो इसका बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, इस दुष्चक्र को तोड़ना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में ये जो दुष्चक्र है वो जरूर टूटेगा और न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी 12% से आगे जरूर बढ़ेगी। सीसी नोट के साथ मैं लूंगी इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे आपके सामने रूबरू। जैसे कि बाकी प्रोग्राम्स देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।